अगर आप एक गवर्नमेंट शिक्षक हैं और आपने बीएड किया है तो ये क्लासेस आपके लिए होने वाली है बेहद खास। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी एनआईओएस द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स की, जो कि अनिवार्य रूप से 6 माह का प्रशिक्षण कोर्स होने वाला है उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने बीएड किया हुआ है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के व्यूवर्स हों या सब्सक्राइब किया हो मेरे चैनल को, तो आपने देखा होगा कि जो एनआईओएस का पेपर है, उसका पहला पेपर यानी कि एनआईओएस के सिलेबस का पहला पेपर, उसके मैंने जितने भी क्लासेस थे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप विजिट करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईओएस के सिलेबस के दूसरे पेपर की और दूसरे पेपर के दूसरे चैप्टर की, क्योंकि पहला चैप्टर ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड है और दूसरा चैप्टर का आज हम दूसरा क्लास कर रहे हैं। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और वो भी इसी चैनल पे अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की और उसके दूसरे भाग की। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनआईओएस ने अपने पिछले एग्ज़ाम में पूछे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ऐसे इस क्वेश्चन को अगर आपने एंड तक कर लिया तो आपका एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं बहुभाषिकता क्या है। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। बहुभाषिकता का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी 3 दिन पहले ही एनआईओएस ने अपनी साइट पे ब्रिज कोर्स का जो सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है इंग्लिश का। तो उस इंग्लिश के स्टडी मटेरियल में ये चैप्टर बहुत अच्छा खासा लंबा दिया है उसमें, और उसमें सेम यही प्रश्न मुझे एक देखने को मिला इंग्लिश में कि बहुभाषिकता क्या है, कि व्हाट इज़ मल्टीलैंग्वेज, और बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये सेम क्वेश्चन मुझे इंग्लिश में भी मिला। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया तो आप इजीली इंग्लिश के लिए भी ये क्वेश्चन लिख पाएंगे। सिर्फ वहाँ पे आपको लैंग्वेज चेंज करनी रहेगी। तो आप बेहतर है कि आप इस प्रश्न को यहाँ पे अच्छे से ढंग से और बेहतर तरीके से समझें, ताकि किसी भी सब्जेक्ट में ये सेम टॉपिक आए तो आप उसको ईजिली लिख पाएँ। चलिए समझते हैं बहुभाषिकता। बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलैंग्वेज, यह वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति, समुदाय या समाज 2 या 2 से अधिक भाषा रखता है या भाषाओं का ज्ञान रखता है, ठीक है, और उनका प्रयोग दैनिक जीवन में करता है। भारत जैसे बहुभाषीय देश में विद्यार्थियों की विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आना सामान्य बात है। घर की भाषा, समुदाय की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, बहुभाषिकता का मतलब ये है कि अगर एक बालक या अगर कोई विद्यार्थी एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान रखता है और उसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस भाषा का ज्ञान उस बच्चे को है। यानी कि 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बच्चे को हम बहुभाषी कह सकते हैं। और ये बिल्कुल आम सी बात है, क्योंकि हम इंडिया जैसे कंट्री में रहते हैं जहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं, और विविधताओं के साथ बहुभाषिकता होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चा अगर अपने घर से आता है तो वह अपनी मातृभाषा के साथ आता है। अगर आप अपने स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं तो स्कूल की जो भी भाषा है, जो भी आप स्थानीय लैंग्वेज यूज करते हों, वो भाषा सीखता है। उसके अलावा अगर आप बच्चे को तीसरी कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं सेकंड लैंग्वेज के रूप में, इंग्लिश या फिर कोई और भाषा, तो वो भी बच्चा भाषा सीख जाता है। तो बहुभाषिकता का अर्थ यही है कि जब किसी विद्यार्थी को या जब किसी व्यक्ति को 1, 2 या 2 से अधिक भाषाएं आएँ तो उसे हम बहुभाषिक कहते हैं। देखते हैं शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषिकता का अर्थ। कक्षा में उपस्थित विभिन्न भाषाओं को स्वीकार करना, उनका सम्मान करना और उन्हें सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप में शामिल करना। देखिए, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है
जो आपके उस परिवेश की भाषा के साथ नहीं आता, कहीं और से आता है, तो आप उसकी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे। या अगर वो बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है स्कूल में, तो आप उसको डांट देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि बच्चा आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, बच्चे के अंदर झिझक हो जाएगी, बच्चे के अंदर डर पैदा होगा। तो जब भी बच्चे के अंदर डर या झिझक पैदा होगा तो वो कभी भी सीख नहीं पाएगा। आप सीखने के लिए सहज वातावरण नहीं उसको दे पाएंगे। तो हमेशा ये सोचिए कि आप अपनी कक्षा का जो वातावरण है वो भयमुक्त रखिए। बच्चों को ऐसे बता के रखिए या ऐसे समझा के रखिए, उनके साथ ऐसा बर्ताव कीजिए कि बच्चा आपके साथ सहज महसूस कर सके, आपसे प्रश्न पूछ सके। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षक की भूमिका क्या है। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक को केवल विषय पढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि भाषाई विविधता को सीखने का साधन बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कक्षा में अन्य अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं तो उनकी जो मातृभाषा है या उनकी जो अलग अलग भाषाएं हैं, आपको उनकी भाषाओं को रिसोर्स के रूप में प्रयोग करना चाहिए अपनी कक्षाओं में, और उनको संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा को बहुभाषी कक्षा बनाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भाषाई विविधता का सम्मान। शिक्षक को विद्यार्थियों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। किसी भी भाषा को कमतर नहीं आंकना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित होता है। दोस्तों, अगर आप अपनी कक्षा में किसी बच्चे की मातृभाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो वह बच्चा आपसे थोड़ा दूरी बनाना शुरू कर देगा। वह आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, अपनी जिज्ञासा आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता, और उस बच्चे का आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा। मातृभाषा का उपयोग। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे की मातृभाषा को सीखने का आधार बनाना चाहिए। कठिन अवधारणा को समझाने में मातृभाषा सहायक होती है। इससे समझ गहरी और अस्थायी बनती है। दोस्तों, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यही कहती है कि बच्चा जब भी आपके विद्यालय में आता है तो वह अपनी मातृभाषा के साथ आता है। तो आप अपनी लैंग्वेज उस पर कभी भी ना थोपें। अगर आपको कोई भी चीज़ समझानी है तो प्रयास करें कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में समझाएं। जब आप बच्चे को कोई भी चीज़ मातृभाषा में समझाते हैं तो ऐसा होता है कि बच्चे को फेमिलियर महसूस होता है कि वह उस चीज़ से अवेयर है, उसके बारे में जानकारी रखता है। और जब बच्चा इन सारी चीज़ों से अवेयर रहेगा तो उसकी जो इस लर्निंग है वो अच्छी होगी, उसको सीखने में आसानी महसूस होगी। तो कभी भी आप मातृभाषा का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को सहज महसूस होने दें, और बच्चे की इससे समझ गहरी होती है और स्थायी बनती है। तो कोई भी जटिल समस्या को या जटिल चीज़ों को समझाने के लिए बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग किया जा सकता है। आगे देखिए, समावेशी वातावरण का निर्माण। शिक्षक को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहां सभी विद्यार्थी बिना झिझक की अपनी भाषा में विचार व्यक्त कर सकें। समूह कार्य, चर्चा और गतिविधियों में विभिन्न भाषाओं के प्रयोग की अनुमति देनी चाहिए। दोस्तों, जब भी आप अपनी कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कक्षा में अलग अलग पृष्ठभूमि के अलग अलग सामाजिक वर्ग, वंचित वर्ग और हर तरीके के बालक बालिकाएं आपकी कक्षा में शामिल होते हैं। तो आप उनको एक सहज वातावरण दें, अपनी कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करें ताकि बच्चा बिना झिझक के आपसे सवाल पूछ सके, अपनी भाषा, अपने विचार व्यक्त कर सके। इन सारे बच्चों को इक्वली पार्टिसिपेट करने दें खेल में, गतिविधियों में, ताकि बच्चे अपनी भाषाओं का प्रयोग आराम से कर सकें। सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के बच्चों को समूहों में मिलाकर कार्य देना चाहिए ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। इससे सामाजिक और भाषाई दोनों विकास होता है। देखिए, जब आप सारे बच्चों को एक साथ काम देंगे, समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे या कोई भी खेल गतिविधि में शामिल करेंगे तो बच्चों में हमेशा सहयोग की भावना विकसित होती है। वह एक दूसरे के कमज़ोर पक्षों को जानकर और उस कमज़ोर पक्षों में अपने सहयोगी की मदद करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड होती है। तो हमेशा बच्चों को
उनको ध्यान देना चाहिए कि बच्चे सहयोगात्मक रवैया अपनाएं और उनको खेलने के लिए, पढ़ने के लिए ग्रुप का कार्य आपको करना चाहिए। आगे देखिए, उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन। चित्र, चार्ट, द्विभाषिक शब्दकोश, स्थानीय कहानियाँ आदि का प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय संदर्भों से जुड़ी सामग्री बच्चों के लिए अधिक अर्थपूर्ण होती है। दोस्तों, जब भी आप अपनी कक्षा में किसी टीचिंग ऐड का प्रयोग करते हैं तो वह बच्चे के शिक्षण कार्य के लिए, बच्चे को जब भी आप शिक्षण कार्य कराएं उसमें इंटरेस्ट जगाने का काम करती है। या जब भी आप पढ़ाएं तो बच्चे के स्थानीय परिवेश से जोड़ के उदाहरण दीजिए, तो बच्चा सीखने में इंटरेस्ट लेता है और उसके बाद उसका जो अधिगम है वो भी काफ़ी हद तक प्रभावी और देर तक बना रहता है। आगे देखिए, सकारात्मक अभिप्रेरणा देना। यदि कोई बच्चा विद्यालय की भाषा में कमज़ोर है तो उसे हतोत्साहित न करें। धीरे धीरे भाषा कौशल विकसित करने के अवसर दें और सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। देखिए, अगर बच्चे को दूसरी भाषा नहीं आती है या दूसरे भाषा में वह कमज़ोर है तो बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। उसकी मातृभाषा में ही आप सिखाने का प्रयत्न कीजिए। जब तक बच्चा अपने आप को सहज और सुरक्षित नहीं महसूस करेगा तब तक वह सीख नहीं सकता है। तो हमेशा बच्चे को सकारात्मक प्रेरणा दीजिए ताकि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की भावना विकसित हो और धीरे धीरे वह आपकी बातों को समझे या आप जो उसको सिखाना चाहें वह धीरे धीरे आप सिखा सकें और भाषा कौशल आप विकसित कर सकें। नेक्स्ट है निरंतर मूल्यांकन। मूल्यांकन करते समय केवल भाषा दक्षता को आधार न बनाकर विषय की समझ को महत्व देना चाहिए। भाषा की त्रुटियों के कारण बच्चे की संपूर्ण समझ को कम नहीं आंकना चाहिए। देखिए, जब भी आप अपनी कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि बच्चे का आकलन सिर्फ एक पक्ष को देख के नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने लिख के आपको कुछ दिखा दिया तो आपने उसकी लिखावट या लिखित कार्य के अनुसार उसका आकलन कर दिया। कभी भी आकलन करते समय आप बच्चे के समग्र विकास का आकलन करें। और जब बात होती है बच्चे की भाषाई कौशल विकास की तो आप बच्चे को पूरा मौका दें और उसकी भाषा की दक्षता को आधार बनाकर कभी भी उसका मूल्यांकन ना करें। कि अगर बच्चा आपके हिंदी जो भी आपका स्कूल का लैंग्वेज है अगर उसमें नहीं अच्छे से बोल पढ़ पा रहा है तो आपने उसका मूल्यांकन किया और उसको अच्छे मार्क्स नहीं दिए या उसके मूल्यांकन को कम आंका, तो भाषाई आधार पर कभी भी किसी भी बच्चे का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो किसी भी एक पक्ष को आधार मानकर आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुभाषिकता का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव उदाहरण सहित बताइए। देखिए, बहुभाषिकता का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव क्या पड़ता है हम देखेंगे। बहुभाषिकता वह स्थिति है जिसमें बच्चा 2 या 2 से अधिक भाषाओं को समझता है और प्रयोग करता है। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था थोड़ी देर पहले कि मल्टीलैंग्वेज में का मतलब ही यही है कि बच्चे को 2 या 2 से अधिक भाषा आ रही हो, वो अपनी मातृभाषा के अलावा स्कूल की भाषा या उसके अलावा कोई तीसरी अन्य भाषा जानता हो तो वह बहुभाषिकता कहलाती है। अब आपको पता ही है कि भारत जैसे देश में अधिकांश बच्चे अलग अलग समुदाय, घर, विद्यालय से आते हैं और अपनी भाषा के साथ आते हैं, तो यहाँ बहुभाषिकता एक सामान्य क्रिया है, कुछ नया नहीं है। अब देखिए, यह स्थिति बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। कैसे, देखते हैं। सोचने की क्षमता में वृद्धि। बहुभाषी बच्चे एक ही विचार को अलग अलग भाषाओं में व्यक्त करना सीखते हैं। इससे उनकी विश्लेषणात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है। चलिए बात करते हैं कि आखिर सोचने की क्षमता में वृद्धि भाषा कैसे कर सकती है। तो बिल्कुल कर सकती है। सपोज करिए मैं बिल्कुल एकदम ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल कनेक्ट कर पाओगे। ये सेम क्वेश्चन और ये सेम टॉपिक आपके ही पेपर के जो चौथे पेपर हैं आपके सिलेबस में इंग्लिश का, सेम ये टॉपिक वहाँ पे भी है और सेम यही क्वेश्चन मैंने देखा भी है कि सेम यही क्वेश्चन NIOS ने पूछा हुआ है कि बहुभाषिकता क्या है और बहुभाषिकता का क्या क्या प्रभाव है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं और जब आप इंग्लिश का पेपर दे रहे होंगे, आपके इंग्लिश के पेपर में वो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आएगा,
तो आप इसी चीज़ को इंग्लिश में वहाँ पे लिखेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि जब आप हिंदी का ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ हिंदी में पढ़ी है और अगर आपने वहाँ इंग्लिश में नहीं पढ़ी, या अगर आप इंग्लिश में पढ़े भी हों तो हिंदी में जो पढ़ा है आपने वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे इसके फोल्डिंग का काम करेगा, यानी कि सहारा देने का काम करेगा और आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है कि हमारे सोचने की क्षमता में वृद्धि कर ही रहा है। अगर हम सोचेंगे नहीं कि हिंदी से इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट करके हमको अपने सवाल का जवाब देना है, तो फिर हम लिख नहीं पाएंगे। तो बहुभाषिकता सोचने की क्षमता में डेफिनेटली वृद्धि करता है, आप इस बात को एकदम नकार नहीं सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा एग्ज़ाम्पल दिया जो आपके लिए है, आप अपने एग्ज़ाम से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, इसलिए मैंने वो एग्ज़ाम्पल दिया। क्योंकि रिसेंटली परसों ही अभी एनआईओज़ ने स्टडी मटेरियल डाला हुआ है इंग्लिश का, तो मैंने देखा, तो मुझे ये क्वेश्चन और ये टॉपिक मिला वहाँ पे। तो फिर चलिए देखते हैं, अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या उदाहरण आप दे सकते हैं। यदि एक बच्चा पानी शब्द को हिंदी में और अंग्रेजी वाटर और अपनी मातृभाषा में जानता है, तो वह शब्दों के अर्थ और उपयोग के बीच संबंध समझता है। इससे उसकी अवधारणात्मक समझ मजबूत होती है। सपोज करिए कि अगर एक बच्चा पानी कहता है और इंग्लिश में उसको वाटर कहता है, इट मीन्स कि बच्चा समझता है कि पानी को ही इंग्लिश में वाटर कहते हैं, या जब भी उसके सामने पानी जैसी कोई चीज़ आती है तो वह जानता है कि इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इसे वाटर कहेंगे, और अपनी मातृभाषा में भी अगर उसको कुछ और कहा जाता है तो वह भाषा भी जानता रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ध्यान और एकाग्रता में सुधार। बहुभाषी बच्चों को यह तय करना होता है कि किस परिस्थिति में कौन सा भाषा का प्रयोग करना है। इससे उनकी ध्यान नियंत्रण और एकाग्रता बेहतर होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। सपोज करिए कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा के साथ स्कूल में आता है और वह स्कूल की भी भाषा जानता है। बिल्कुल सामान्य सी बात है कि जब बच्चा स्कूल आएगा तो कुछ ना कुछ दिनों बाद स्कूल की भाषा सीख लेगा अपने शिक्षक से, अपने सहयोगियों से। तो मातृभाषा को लेके स्कूल की भाषा में आता है वो, और स्कूल की भाषा लेके मातृभाषा यानी कि घर के परिवेश में जाता है। लेकिन उस बच्चे को पता है कि जब वह घर जाता है तो अपने घर में मातृभाषा का प्रयोग करता है और अपने स्कूल में अपने स्कूल की भाषा का प्रयोग करता है। तो इस तरीके से बच्चे को पता है कि कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह उससे उसके ध्यान और एकाग्रता में भी सुधार होता है। उदाहरण सेम वही दिया है कि घर में बच्चा भोजपुरी बोलता है और स्कूल में हिंदी बोलता है, तो उसे परिस्थिति के अनुसार भाषा बदलनी पड़ती है। और परिस्थिति के अनुसार भाषा बदलना, आप इसको कोड स्विचिंग कहते हैं, कि एक भाषा बोलते बोलते जब हम दूसरी भाषा में बात करने लगते हैं तो उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। लाइक अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैंने अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस यूज़ कर दिया कि डोंट थिंक सो, कि आप लोग आज नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर कुछ भी ऐसा मैंने एक सेंटेंस उसमें इंग्लिश का ऐड कर दिया, तो इसको हम कोड मिक्सिंग कहेंगे। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं हिंदी में जो समझा रही हूँ मैं या समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ, और उस पूरे मैटर को उठा के मैंने चेंज कर दिया किसी और लैंग्वेज में, इंग्लिश में, सपोज करिए कि मैंने इंग्लिश में चेंज कर दिया, तो उसको हम कोड स्विचिंग कहेंगे। कोड मिक्सिंग अलग होता है, कोड स्विचिंग अलग होता है। कोड स्विचिंग में पूरी की पूरी भाषा बदल दी जाती है, जबकि कोड मिक्सिंग में दोनों भाषाओं को मिक्स करके बोला जाता है। जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने ये क्लास जो ले रही हूँ वो कोड मिक्सिंग कर रही हूँ, क्योंकि कुछ वर्ड्स इंग्लिश के भी आते हैं, कुछ वर्ड्स हिंदी के रहते हैं, तो ये कोड मिक्सिंग है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश से सीधे डायरेक्ट चेंज कर देती हूँ हिंदी में, या हिंदी से सीधे डायरेक्ट चेंज कर देती हूँ इंग्लिश में, तो ये कोड स्विचिंग होता है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, स्मरण शक्ति का विकास। कई भाषाओं के शब्द, नियम और अर्थ याद रखना बच्चों की स्मृति को मजबूत करता है। उदाहरण, एक बच्चा जो 3 भाषाओं में गिनती जानता है, उसकी याद रखने की क्षमता सामान्यतः अधिक विकसित होती है। जाहिर सी बात है, जब हम अपने ब्रेन को उस हिसाब से डेवलप्ड करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर सके, तो हमारी जो मेमोरी है वो काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक एक्सपेंड होगी और चीज़ों को याद रखने में हमें आसानी रहेगी। रचनात्मकता में वृद्धि। बहुभाषिकता बच्चों की रचनात्मक सोच को बढ़ाती है। वे विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के अनुभव से नए विचार उत्पन्न करते हैं। उदाहरण,
कहानी लिखते समय बच्चा अलग अलग भाषाओं के शब्दों और भावों का प्रयोग कर सकता है, जिससे उसकी अभिव्यक्ति अधिक समृद्ध होती है। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। शोध से पता चलता है कि बहुभाषी बच्चे निर्णय लेते समय अधिक सोच समझकर निर्णय लेते हैं। वे भावनात्मक प्रभाव से कम प्रभावित होते हैं और तर्क का अधिक प्रयोग करते हैं। गले में मेरे थोड़ा दर्द है, इस वजह से थोड़ा सा बोलने में परेशानी हो रही है, बाकी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि किसी समस्या पर चर्चा हो रही है तो बहुभाषी बच्चा विभिन्न दृष्टिकोण से सोचकर समाधान प्रस्तुत कर सकता है। आगे देखिए, मेटालिंग्विस्टिक जागरूकता यानी कि भाषा के प्रति जागरूकता। पढ़ेंगे इसको। बहुभाषी बच्चे जो होते हैं उनको पता होता है कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है। वास्तविकता यानी कि बहुभाषी बच्चों को यह समझ जल्दी होती है कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, वास्तविकता नहीं है। इससे वे व्याकरण और शब्द संरचना को बेहतर समझते हैं। उदाहरण, वे जल्दी समझ जाते हैं कि अलग अलग भाषाओं में वाक्य संरचना अलग अलग होती है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन यही था कि बहुभाषिकता क्या होती है और आप इससे अपने कक्षाओं में बहुभाषिकता को कैसे आप सक्रिय रूप से बच्चों में लागू कर सकते हैं और बच्चों को विकसित कर सकते हैं, बच्चों की सोच को विकसित कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ्यक्रम विकास में सामाजिक समानता और न्याय को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। देखिए, शिक्षा समाज में परिवर्तन और समान अवसर प्रदान करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। ठीक है, आपको पता है कि बिना शिक्षा के समान समाज में हमारा आत्मसम्मान और अवसर हमें नहीं मिलेंगे। यदि पाठ्यक्रम निष्पक्ष, समावेशी और संवेदनशील हो तो सामाजिक असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को केंद्र में रखना आवश्यक है। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि पाठ्यक्रम विकास में सामाजिक समानता को आप कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो कभी भी आप पाठ्यक्रम को बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो पाठ्यक्रम निष्पक्ष हो, समावेशी हो, संवेदनशील हो और समाज में जितनी भी असमानताएं हैं उनको दूर करके बनाई गई हों। आगे देखिए, समावेशी दृष्टिकोण अपनाना। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो सभी वर्गों, जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, भाषा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर प्रदान करें। किसी भी समूह के प्रति भेदभावपूर्ण सामग्री न हो, सभी समुदायों का संतुलित प्रतिनिधित्व हो। देखते हैं इसको, समावेशी दृष्टिकोण अपनाना। तो जैसा कि आपको पता है कि समावेशी दृष्टिकोण यानी कि एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म लिंग आधार के बच्चे हों, विद्यार्थी हों, उसके लिए कुछ भी अलग से आपको नहीं करना है। सबको समान अवसर देना है, सबको समान चीज़ें देनी है, अपने कक्षा में शिक्षण देना है। और अगर किसी बच्चे की विशेष आवश्यकता है तो उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपको उसके अनुसार शिक्षण कार्य करना है। आगे देखिए, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना। पाठ्य पुस्तकों और उदाहरणों में स्त्री पुरुष दोनों का समान भूमिका में प्रस्तुत किया जाए। रूढ़िवादी धारणाओं जैसे केवल पुरुष कमाते हैं, महिलाएं घर संभालती हैं से बचा जाए। लड़कियों और लड़कों को समान अवसर देने वाले संदेश शामिल किए जाएं। तो अभी जब आपने अगर पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें जेंडर इक्विटी वाला क्वेश्चन था, मैंने उसको आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि बच्चे को कक्षा में आप हमेशा जो जेंडर रूढ़िवादी चीज़ें हैं उनसे बचाएं। आप खुद अपनी कक्षा में ऐसे एग्जाम्पल दें बच्चों के सामने कि बच्चा इन सारी चीज़ों से यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप चीज़ों से बचे। कभी भी बच्चे को यह ना समझाएं कि कमाना सिर्फ पुरुषों का काम है और घर के काम करना सिर्फ महिलाओं का काम है। बच्चे को हमेशा समझाएं कि दोनों अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर महिलाएं बाहर काम करती हैं तो पुरुष घर का खाना भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं।
लड़के और लड़कियां जो भी आपकी कक्षा में बालिकाएं हैं और बालक हैं उनको समान अवसर दें। ऐसा नहीं है कि मॉनिटरिंग का अगर काम करना हो तो सिर्फ बालक को दिया जाए, यानी कि लड़कों को दिया जाए, लड़कियों को ना दिया जाए। तो आप अपनी कक्षा में जिस तरीके का एग्जाम्पल सेट करेंगे, बच्चे वहाँ से देखेंगे, सीखेंगे और अपनी कक्षाओं से ही सीख के बच्चा समाज में जाएगा और उनकी जो जेंडर रूढ़िवादिता है वो खत्म होगी। अगला है बहुभाषिकता को स्थान देना। बच्चों की मातृभाषा और स्थानीय भाषा को सम्मान देना सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को पाठ्यक्रम में स्थान मिले। देखिए, बहुभाषिकता को स्थान हम कैसे दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है और यहाँ पे भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के, सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। आप मानिए या आप सपोज करके देखिए कि आपकी कक्षा में एक ऐसा बच्चा है जो आपके परिवेश से ना आके किसी और अन्य परिवेश का है, तो वो अपनी भाषा के साथ आएगा अपनी कक्षा में। और अपनी कक्षा में जब वह अपनी मातृभाषा के साथ आएगा तो आपको उस भाषा को एज अ रिसोर्स यूज करना है अपने कक्षाओं में अपने अन्य विद्यार्थियों के साथ। तो सबसे पहले तो किसी भी बच्चे के स्थानीय या मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर उसकी भाषा आप नहीं समझ पाएँ तो उसको डांट दें कि बैठो, तुम्हें नहीं बात करनी। और जहाँ आपने उसको डांटा, उसका जो आत्मसम्मान है या आत्मविश्वास है वो खत्म हो जाएगा और उसकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। वो बच्चा कक्षा में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। आप कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे, वो सीख नहीं पाएगा। तो सबसे पहले किसी भी बच्चे के मातृभाषा का सम्मान करें। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP है, उसने कहा है कि मातृभाषा कक्षा 5 तक आप ज़रूरत पड़े तो कक्षा 8 तक भी मातृभाषा का प्रयोग करें। और प्रारंभिक शिक्षा के लिए तो बिल्कुल डेफिनेटली आप मातृभाषा के लिए जा सकते हैं अगर बच्चा आपके स्कूली भाषा में कंफर्टेबल नहीं है तो। नेक्स्ट है स्थानीय ज्ञान और संस्कृति का समावेश। देखते हैं, पाठ्यक्रम केवल शहरी या उच्च वर्ग के अनुभव तक सीमित ना हो। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि सिर्फ आप किसी एक परिवेश की बात नहीं कर सकते हैं पाठ्यक्रम में। ग्रामीण, आदिवासी और वंचित समुदाय के जीवन के अनुभव को भी शामिल किया जाए। एकदम सही बात है कि हम ग्रामीण परिवेश को, आदिवासियों को और वंचित समुदायों के जीवन को भी शामिल करें अपने पाठ्यक्रम में, क्योंकि कुछ परिवेश से बच्चे परिचित नहीं हैं और उनको परिचित कराना ज़रूरी है। लोक कथाएँ, स्थानीय इतिहास और परंपराएं पाठ्यक्रम का हिस्सा बने। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए संवेदनशीलता। ऐसी गतिविधियां और परियोजनाएं न दी जाएं जिनमें अधिक आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो। हाँ, ये ऐसा होना चाहिए कि जब आप अपनी कक्षाओं में कोई ऐसी गतिविधि या परियोजना कार्य करा रहे हों जिससे बच्चे के जेब पे बोझ पड़े, तो आप उनसे बचने का प्रयास करें। और या तो आप ऐसा करें कि आप स्कूल में उनको उतनी सुविधाएं दें कि बच्चा वो परियोजना कार्य आसानी से कर सकता है। सॉरी। आगे देखिए, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाए। हाँ, आपको ऐसे ही एड्स रखने होंगे जिसमें कम लागत आए, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिले। बिल्कुल, जब तक आप समान अवसर नहीं देंगे सभी विद्यार्थियों को तो आपकी कक्षा समावेशी कक्षा नहीं बन पाएगी और ना ही आप जेंडर स्टीरियोटाइप को दूर कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल सत्य है कि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए और आप देते भी होंगे, नो डाउट। आप एक टीचर हैं और आपने बहुत सालों तक स्कूल में पढ़ा लिया है, शिक्षण कार्य आपने किया हुआ है और समय समय पे आपका प्रशिक्षण होता आ रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें जानते हैं, अवेयर हैं, भली भांति परिचित हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का समर्थन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड है, के लिए अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। लचीली शिक्षण पद्धतियाँ अपनाई जाएं, सहायक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए
कि जो भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं उनके लिए अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार हो, जो मूल्यांकन की पद्धति हो वो लचीली हो यानी कि फ्लेक्सिबल हो, जो पाठ्यक्रम हो वो भी फ्लेक्सिबल हो, और उनके लिए जो भी सहायक उपकरण हो, रिसोर्सेज हों, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने ये चैप्टर अगर ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता रही हूँ कि पेपर 1 का चैप्टर नंबर 8 है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, और पेपर 1 के सारे ही क्लासेस मैंने इसी चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है और आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स और समावेशी शिक्षा से आते हैं आपके एग्ज़ाम में, और आपको देखने को मिलेंगे नो डाउटली। तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं, मैं चैट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप विजिट कर लीजिएगा। आगे देखिए, आलोचनात्मक सोच का विकास। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों में अन्याय, भेदभाव और समानता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करे। मानव अधिकार, संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित सामग्री शामिल की जाए। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और तर्क करने के अवसर दिए जाएं। सतत एवं निष्पक्ष मूल्यांकन हो। मूल्यांकन प्रणाली ऐसी हो जो केवल रटने की क्षमता नहीं बल्कि समझ और कौशल को महत्व दे। भाषा या सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण किसी भी बच्चे को कम ना आंका जाए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जैसी पद्धतियों का उपयोग किया जाए। तो आपको पता है कि अब रचनात्मक मूल्यांकन के पक्ष में हमारा NEP और हमारा NCF है, तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे के एक पक्ष को लेकर हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। बच्चे के समग्र विकास का मूल्यांकन होना चाहिए, उसके व्यवहारात्मक विकास का, उसके शारीरिक विकास का, उसके सामाजिक विकास का, उसके भावनात्मक विकास का। और जो मूल्यांकन हो वो समेटिव ना हो के फॉर्मेटिव हो, यानी कि निरंतर हो, सतत हो। आगे देखिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 3 है। आज हम बताएं आपको कि जितने भी क्वेश्चन बन पाते थे चैप्टर 2 से, मैंने सारे ही आपको करा दिए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे हैं NIOS ने अपने एग्ज़ाम्स में। और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 के साथ मिलेंगे। वो एक लंबा चैप्टर है, मे भी उसके 2 से 3 क्लासेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं उस चैप्टर से। जो भी चैप्टर नंबर 3 है वो है सीखने की अवधारणा करके है चैप्टर, आपको ज़रूर उसको भी पढ़ना पड़ेगा, लंबा चैप्टर है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।